नमस्कार, आपका स्वागत है चैनल तीर्थकश में। मैं घनश्याम बादल हाजिर हूँ एक बार फिर से आपकी अदालत में एक नए एपिसोड के साथ। 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में 11 साल पूरे कर लिए। वैसे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल शुरू हुआ 26 मई 2014 को और पूरे 5 साल उन्होंने जमकर बैटिंग करते हुए एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में अपनी साख बनाई। याद कीजिए वो क्षण जब एक शख्स पहली ही बार लोकसभा का सदस्य चुना गया, पहली बार में ही देश का प्रधानमंत्री बना और सफ़ेद कुर्ते पायजामे में जाकर संसद की डोडी पर दंडवत प्रणाम करते हुए उसने संसद में प्रवेश किया। एक अद्भुत दृश्य था, एक अद्भुत नज़ारा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पृष्ठभूमि चाय वाले के बेटे की थी, एक ऐसा व्यक्ति जो आरएसएस से बड़ी कट्टरता के साथ जुड़ा हुआ था, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर अमेरिका ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए भी अमेरिका में प्रवेश के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसा व्यक्ति जिसके दामन पर गोधरा के दंगे के दाग भी राजनीतिक रूप से दिखाई दे रहे थे। ऐसा व्यक्ति संसद में प्रवेश करता है और अपने पहले ही भाषण में देश को आश्वस्त करता है कि वो सबको साथ लेकर चलेगा। उनका पहला ही नारा था सबका साथ, सबका विकास। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों का और देश की जनता का धन्यवाद अदा करते हुए सबसे पहली बात यही कही थी कि राजनीतिक कटुता चुनाव के साथ ही खत्म हो गई है। अब हम सबको मिलकर भारत का निर्माण करना है, राष्ट्र का निर्माण करना है। तो संसद की डोडी पर माथा टेककर अंदर जाने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जब प्रधानमंत्री के रूप में कार्य शुरू किया तो उनका पहला वाक्य था, मैं देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि प्रधान सेवक के रूप में काम करूंगा, मैं देश के चौकीदार के रूप में काम करूंगा। और उन्होंने बड़े जोशो खरोश के साथ कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। कार्य संस्कृति का नया आगमन होगा। राजनीतिक रूप से उनके इस वक्तव्य को ऐसा भी माना गया कि एक राजनेता के रूप में, चतुर राजनेता के रूप में उन्होंने ये बात कही है। लेकिन अपने पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने निराश नहीं किया। शपथ ग्रहण समारोह में सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने आमंत्रित किया और साथ ही साथ उस बात पर सबसे ज़्यादा जोर देकर कहा कि अच्छे दिनों का जो वादा मैंने देश में लाने के लिए किया है, 100 दिन के अंदर मैं विकास का वो कार्य करके दिखाऊंगा। अपने पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने कई सरकारी योजनाएं सामने लेकर के वो आए, जिनमें अटल पेंशन योजना, किसान कल्याण योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना और ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी जो आम व्यक्तियों के दिलों तक पहुंची। जब बेरोजगारी की बात आई तो उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहता कि हमारे देश के युवा नौकरी के लिए भटके, वो नौकरी करने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनकर के सामने आए। इस प्रकार से उनके पहले कार्यकाल की बहुत अच्छी शुरुआत हुई। लेकिन इसी कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने कई विवादास्पद निर्णय भी लिए। अचानक एक दिन 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आते हैं और घोषणा करते हैं कि आज से देश के 500 और 1000 के नोट इनवैलिड हो गए हैं, अब वो मुद्रा के रूप में नहीं चलेंगे। उनका तर्क था कि इस बड़े नोटों के कारण देश में आतंकवाद और काले धन को प्रश्रय मिल रहा है। उन्होंने कहा, जैसे ही बड़े नोट बंद होंगे आतंकवाद के ऊपर करारी चोट होगी और काला धन बाहर आएगा। उनके समर्थकों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया, उनकी बात को बड़ा मान दिया। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। कुछ दिनों के बाद ही 1000 की जगह 2000 रुपये का नोट मार्केट में आ गया, एक गुलाबी नोट मार्केट में आ गया। नोटों की क्वालिटी भी कागज़ की दृष्टि से इस बार लोगों को पसंद नहीं आई। कुछ लोगों ने उन्हें चूरण के नोट बताया तो कुछ मीडिया चैनलों ने यहाँ तक कह दिया कि इन नोटों में चिप लगा हुआ है और ये जहाँ भी रहेंगे इसकी खबर देश को लगती रहेगी। लेकिन इस कार्यकाल में ऐसा नहीं कि सब कुछ हरा हरा ही रहा। उनका वादा कि देश को
देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे एक मजाक का पात्र बन करके रह गया। आतंकवाद काबू नहीं हुआ। बेरोजगारी की दर पिछले 35 सालों के मुकाबले सबसे ज़्यादा 6.28% पर जा पहुंची। उनके साथी और वे खुद रोजगार के रूप में पकौड़ा तलने का सुझाव देते रहे। गोहत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति देखी गई और उनके बारे में कहा गया कि नरेंद्र मोदी निर्णय तो लेते हैं लेकिन कई बार बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। जब 15 लाख रुपए की बात लगातार उठाते रहे और राहुल गांधी जैसे व्यक्ति बार बार चौकीदार को चोर कहते रहे, तब अमित शाह ने अपने भाषण में ये कहकर जान छुड़ाई कि 15 लाख का वादा तो एक चुनावी जुमला मात्र था। यानी पहले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी एक चौकीदार के रूप में आए। उन्होंने खुद को प्रधान सेवक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष में चौकीदार में चोर भी ढूंढ लिया। यानी उनका पहला कार्यकाल खत्म होते होते ऐसा लगने लगा कि नरेंद्र मोदी का प्रभामंडल थोड़ा सा मंद हो गया है। लोगों को लगने लगा कि शायद इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दोनों का वर्चस्व कम होगा, दोनों की सीटें घटेंगी। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है इस नारे के साथ, और साथ ही साथ इस बार 300 पार इस नारे के साथ भाजपा और उसके प्रचारकों ने, एनडीए और उसके प्रचारकों ने ऐसी हवा बांधी कि सारे राजनीतिक पंडित देखते रह गए। और अपने पहले कार्यकाल में जहां पर जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली थी उनसे कहीं ज़्यादा सीटें इस बार उनको मिली। इस बार एनडीए को कुल मिलाकर 353 सीटें मिली, जबकि इनमें से 303 सीटें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के हिस्से में आई। इसमें दो राय नहीं, ये सीट भाजपा की कम और नरेंद्र मोदी की ज़्यादा थी। इस बार नरेंद्र मोदी और ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ आए और विपक्ष ने कहना शुरू कर दिया कि इनका बड़बोलापन और भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अपने दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे अभिनव निर्णय लिए, कुछ ऐसे अद्भुत निर्णय लिए जिनकी कल्पना भारतीय राजनीति में नहीं की जा सकती थी। सबसे पहले उन्होंने धारा 370 हटाने के काम को आगे बढ़ाया। विपक्ष ने खिल्ली उड़ाई, कहा गया ये मुमकिन ही नहीं है, यदि धारा 370 हटाई गई तो देश टूट जाएगा, कश्मीर में भारत का वर्चस्व घट जाएगा, कम हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, और भी न जाने क्या क्या बातें कही गई। लेकिन नरेंद्र मोदी संकल्प से सिद्धि के नारे के साथ अपने संकल्प पर अडिग रहे और धारा 370 इस जादू के साथ, नमो ने नमो के जादू के साथ छू मंतर कर दी और कश्मीर में पत्ता तक नहीं हिला। लेकिन इसके लिए नरेंद्र मोदी ने पहले से ही सारी तैयारियां की थी। उन्होंने नागरिक अधिकारों तक पर कुठाराघात इस काम के लिए किया। कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अपने कब्जे में लिया। वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। कुल मिलाकर कहें उन्होंने बड़ा कदम उठाया, मगर सावधानी के साथ उठाया। और आज कश्मीर में कहीं से भी ये मांग नहीं दिखाई दे रही है कि उनको वहां पर धारा 370 चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सीसीए नागरिकता अधिनियम लेकर के वो आए, जिस पे शाहीन बाग धरने के माध्यम से बहुत राजनीति की गई। यहाँ पर अमित शाह ने कहा कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। हालांकि पूरी तरीके से वहाँ पर आसानी के साथ नरेंद्र मोदी सफल नहीं हो पाए और असफलता का एक टीका उनके दामन पर तब लगा जब उन्होंने कृषि सुधार के 3 कानून पारित कर दिए। लेकिन इन कानूनों के खिलाफ किसान अड़े रहे, लड़ते रहे। संधू बॉर्डर पर भारी हंगामा हुआ। लाल किले तक पर किसान यूनियन का झंडा लहरा दिया गया। एक किसान ने तो वहाँ पर आत्महत्या की, एक की हत्या भी वहाँ पर हुई। लेकिन नरेंद्र मोदी टस से मस नहीं हुए। लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में तो कलाबाजियाँ खानी पड़ती है। नरेंद्र मोदी ने भी वो कलाबाजी खाई और जब उन्होंने देखा कि मामला उल्टा पड़ रहा है तो फिर यू टर्न लेने में उन्होंने 1 मिनट की देरी नहीं लगाई। हाँ, सबसे मुख्य बात उनके दूसरे कार्यकाल की, कोविड-19 फैला। भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फैला, तबाही मची, लाखों जाने गई। लेकिन
भारत यहाँ पर एक बहुत बड़े जादूगर की तरह उभर करके सामने आया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपदा में अवसर के नारे के साथ भारत ने न केवल अपने नागरिकों को बल्कि दुनिया भर को कोविड वैक्सीन निर्यात करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और इसी अर्थव्यवस्था के बलबूते पर देश के कोविड से पीड़ित परिवारों को, ऐसे लोगों को जिनको अपने रोजगार खोने पड़े थे, उनको मुफ्त में राशन देने की सुविधा दी गई। लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया। हालांकि अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने इस पर शंकाएं की। उन्होंने कहा इसका पूर्ण रूप से मानकों का पालन नहीं किया गया है। हालांकि बाद में ये बात किसी हद तक सच भी होकर के सामने आई। लेकिन ये भी सच है, यदि उस समय कोविड-19 के वैक्सीन नहीं दिए जाते तो शायद इटली की तरह ही भारत में भी लाशों का ढेर दिखाई देता। तब भी हम नरेंद्र मोदी को ही दोष देते। लेकिन नरेंद्र मोदी राजनीति के उस जादूगर का नाम है जो एक झटके में 3 तलाक अधिनियम लेकर आता है और मुसलमानों में चूक तक नहीं होती। हालांकि वहाँ वो जिन महिला वोटों की उम्मीद कर रहे थे वे भी उनको वहाँ पर नहीं मिलते। लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक जादूगर की तरह, एक बाजीगर की तरह नरेंद्र मोदी ने कभी थालियां बजवाई, कभी तालियां बजवाई, कभी दिए जलवाए और देश के लोगों ने नमो के जादू का सत्कार करते हुए वो सारे काम किए जिनका आह्वान उनसे किया गया। इसी दौरान में उन्होंने क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, डिजिटल इंडिया की बात की, यूसीसी पर काम किया और ग्रीन एनर्जी को अपनी तरफ से पूरा बढ़ावा दिया। लेकिन यदि हम कहें कि दूसरा कार्यकाल नरेंद्र मोदी का स्वर्णिम काल रहा हो तो ऐसा भी नहीं है। इस काल में बेरोजगारी, महंगाई अपने चरम पर रही। कोविड-19 के दूसरे चरण में यदि हम देखें तो ये पूरी तरीके से एक असफल सरकार के नेता के रूप में सामने आए। अस्पताल मैनेज नहीं कर पाए, सारी व्यवस्था चरमरा गई, सारी चीज़ें ढहती नजर आने लगी। कृषि कानून इनको अभी इसी वक्त पर वापस लेना पड़ा। साथ ही साथ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जितना उपयोग विपक्षियों को घेरने, पकड़ने, कुचलने के लिए किया गया, शायद इतना कि इंदिरा गांधी के अलावा किसी दूसरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं किया गया हो। यहाँ पर और मज़े की बात आई, विपक्षी नेता के रूप में, हालांकि वो उस समय प्रतिपक्ष के नेता नहीं थे, जहाँ पर राहुल गांधी आलू से सोना बना करके मजाक के पात्र बनते रहे, वहीं पर भाजपा वाले भी गटर से गैस बना करके हंसी का पात्र बनने में पीछे नहीं रहे। इस बार तो बिल्कुल साफ लग रहा था कि नरेंद्र मोदी वापस नहीं आने वाले, और अगर आए भी तो ऐसी हालत में आएंगे कि साझे की सरकार में उनको सिर झुका करके काम करना पड़ेगा। लोकसभा चुनावों की घोषणा हुई और 9 जून 2024 को इन चुनावों के परिणाम सामने आए। इस बार राजनीतिक पंडित उतने गलत साबित नहीं हुए, क्योंकि इस बार भाजपा की सीटें घटी और एनडीए की कुल 293 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटें 303 से घटकर 240 पर आ गई। यानी अपने पहले कार्यकाल के 282 सीटों के आंकड़े को भी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार नहीं छू पाए। कल्पना कीजिए, यदि नरेंद्र मोदी के साथ अपने तीसरे कार्यकाल में नीतीश कुमार और नायडू जैसे नेता नहीं होते तो फिर वास्तव में उनका आना मुश्किल था। लेकिन कांग्रेस कुछ इस प्रकार की राजनीति करती रही कि वो विपक्ष के लोगों को भी स्वीकार्य नहीं ही हो पाई। अपना तीसरा कार्यकाल का पहला साल 9 जून 2025 को प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने पूरा कर लिया। गठबंधन की सरकार है, टीडीपी और जेडीयू पर उनकी निर्भरता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन जैसी की आशंकाएं थी, जैसे कि विपक्ष को उम्मीद थी कि इस बार नरेंद्र मोदी ताकतवर प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक लाचार प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी पूरे धड़ल्ले के साथ वैसे निर्णय लेते रहे जिन जैसे निर्णयों के लिए उनको जाना जाता है। 2016 में यदि नोटबंदी कराते, इसके साथ ही उसके बाद उरी में हुए हमले का जवाब वो सर्जिकल स्ट्राइक करके देते हैं, या अगर हम कहें उसके बाद के हमले का जवाब एयर स्ट्राइक करके देते हैं। तो पहलगाम में जब 26 लोगों की जान
22 अप्रैल को आतंकवादी लेते हैं, तो नरेंद्र गांधी इस बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कहीं ज़्यादा बड़ा जवाब लेकर के पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं। और ये ऐसा सबक होता है कि 12 में से 11 एयरबेस पाकिस्तान के लगभग तबाह हो जाते हैं। कहीं तो यहाँ तक जा रही है कि कराना हिल में जो उनके परमाणु बम रखे गए थे उन तक आंच पहुंची और एक ऐसा भय नरेंद्र मोदी का चारों तरफ फैला कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी। हालांकि इसे नरेंद्र मोदी की कमजोरी के रूप में विपक्ष ने हाथों हाथ लिया। आज उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसी क्या बात थी, वो कौन सी परिस्थिति थी कि आपको अचानक ही उस समय युद्ध विराम की घोषणा करनी पड़ी, वो भी आपने अपने मुंह से नहीं की बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने की, जब भारतीय फौजें पाकिस्तान को तबाह करने पर आमादा थी, तबाह कर चुकी थी पूरी तरीके से। यदि 2-4 दिन युद्ध और चलता तो इसमें दो राय नहीं कि पाकिस्तान कई वर्षों तक खड़ा नहीं हो पाता। और इधर नरेंद्र मोदी और उनकी टीम लगातार भारत की विजय के यशोगान दुनिया को सुनाने में लगे हुए हैं। और उधर शाहबाज शरीफ अपने सेनाध्यक्ष मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा देकर के जश्न मना रहे हैं। ये बड़ा अजब और गजब सीन है। दोनों ही देश अपने आप को इस युद्ध का विजेता बताने में लगे हुए हैं। विपक्ष अपने प्रश्नों के जवाब चाहता है, उसे एक बार फिर से सबूत चाहिए, उसे उन प्रश्नों के उत्तर चाहिए कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी कि अचानक नरेंद्र मोदी को युद्ध विराम के लिए विवश होना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी एक बार फिर, जिन्हें प्रतिपक्ष जिद्दी नेता बताता है, जिन्हें भाजपा एक दृढ़ संकल्प का नेता बताती है, अपनी बात पर अड़े हुए हैं और संसद का सत्र बुलाने को वो तैयार नहीं है। हालांकि विशेष सत्र न बुला करके 11 जुलाई से संसद का एक सत्र, मानसून सत्र पहले ही होने जा रहा है और उसमें भी निश्चित रूप से ये बातें उठेंगी। यानी देश को बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो शायद अभी तक देश नहीं जान पाया है। और चलते चलते एक बार फिर से मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के होने जा रहे हैं। याद कीजिए 75 वर्ष के आंकड़े का सहारा लेकर किस तरीके से उन्होंने भाजपा की उस समय की फ्रंट लाइन को मुख्य परिदृश्य से बाहर कर दिया था। यहाँ तक उन्होंने किया कि मुरली मनोहर जोशी की वाराणसी सीट से स्वयं चुनाव लड़े। मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोगों को संरक्षक मंडल में डालकर उन्होंने बिल्कुल नेपथ्य में जाने के लिए विवश कर दिया था। तो एक बड़ा सवाल तीर तर्कस की ओर से, जनता की ओर से भी, क्या उसी आदर्श का पालन करते हुए नरेंद्र मोदी 75 साल का होने के बाद अपने आप को भी नेपथ्य में लेके जाएंगे? क्या नरेंद्र मोदी नमो न होकर के, जादू न होकर के एक ऐसी हवा हो जाएंगे जिसके लिए भाजपा उनको याद करेगी? आने वाले समय में देखें राजनीति कैसी करवट लेती है, सियासत में और क्या क्या नया होता है, ये हम देखेंगे आने वाले समय में। अभी बस इतना ही, होती है मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए चैनल तीर तर्कस।